मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, ठीक है। कि कौन कौन से मतलब कि एक तरह से किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है और किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो मेनली एक शॉर्ट नोट की तरह या मतलब कि ऑल ओवर क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं, मतलब रिवीजन सेट एक तरह से तैयार किया गया है, तो कि आपको पढ़ाया जा रहा है आज या रिवाइज करवाया जा रहा है पूरा सिलेबस शॉर्ट में, कि आप लोग एग्जाम में जाके लिख सको, पढ़ सको, देख सको, ठीक। ये जो आपका आज बन रहा है वीडियो, ये इस बेसिस पे बन रहा है कि आप अपने एग्जाम जो आ रहा है डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का एग्जाम, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सको, ठीक है। तो मेनली आप लोगों को ये बात याद रखना है कि क्वेश्चन चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है आपको लिख के आना है। किसी को भी पेपर खाली नहीं छोड़ना है। जो भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जानते हो उसको आप उसमें मेंशन करोगे और उसको आप पढ़ोगे, उसको आप लिख के आओगे, ठीक है। मान लो कि आपसे पैरासीटामोल जानते पूछा जाता है, तो पैरासीटामोल के बारे में आप जो भी जानते हैं आप लिख के आइए। मान लीजिए आपको एस्पिरिन के बारे में, आप सभी मेडिकल फील्ड से हैं या फार्मेसी शॉप चलाते हैं या रन करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सभी को पता होगा एटलीस्ट ड्रग के कॉम्बिनेशन मेनली यही पूछा जाएगा आपसे। और ड्रग जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने पैरासीटामोल का पूछा, तो पैरासीटामोल जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो आपको इस तरीके से जाके मतलब कि पेपर लिखना है। जो भी उस ड्रग से रिलेटेड चीज़ें आपको आती हो आप पेपर में लिखिए, पेपर खाली छोड़ के मत आइए, पेपर पूरा फिल करके आइए, ठीक है। अब सबसे पहले है आपका चैप्टर 1 से मैंने मतलब कि चैप्टर 1 लगभग आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आपका लिमिट टेस्ट वगैरह या फिर फार्माकोपिया वगैरह या फिर आपका एसिड बेस वगैरह है, ठीक है। तो मेनली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 से मैंने जो ऑब्जेक्टिव उठाया वो कहते हैं कि द क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एग्जैक्ट और वैल्यू इज, ये आपका हो गया एक्यूरेसी, ठीक है, मतलब एक्यूरेट होगा। इसी तरीके से आपको डिस्कस करना है पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी, ठीक। उसके बाद कहता है कि वैल्यू इज कॉल्ड एज, मतलब वैल्यू को क्या कहोगे आप, तो वैल्यू जो होता है वो आपका एक्यूरेसी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एरर्स अराइजेस ड्यू टू इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब समझिए तो अगर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है अगर वो एक्यूरेट ना हो, इनएक्यूरेट हो, तो ऐसे एरर को क्या कहा जाएगा, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। ये आपके मतलब कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जो कि इंस्ट्रूमेंट का एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। उसके बाद नॉन सिस्टमिक एरर इज ऑल्सो नोन एज, नॉन सिस्टमिक एरर जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हम इंटरमीडिएट एरर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है कि पर्सनल एरर इज, पर्सनल एरर मतलब क्या हुआ, पर्सनल मतलब पर्सन, किसी पर्सन से आया हुआ एरर को हम पर्सनल एरर कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्या, डिटरमिनेट एरर, ठीक है, जिसको मतलब कि आप डिटरमाइन पता कर सको, ठीक है। उसके बाद आपका एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू मेजर्ड एंड, तो एरर जो है वो किसके बीच का डिफरेंस है आपका, तो ये एक ट्रू और स्टैंडर्ड रिजल्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन नंबर, तो इसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट प्रेजेंट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, ठीक। मेनली 0 के पहले जितने भी अंक हैं वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, इसमें 14.43.2000, तो इसमें आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 5 होगा, ठीक है। क्योंकि मतलब कि डिजिट 0 इसके पहले नहीं है तो इसलिए सारे काउंट होंगे, और 2 के बाद 0 है इसलिए सभी सारे काउंट होंगे, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 5 है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, इसमें पूछ रहा है 42 36,0,007, ठीक है। इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 9 होगा, ठीक है। कैसे होगा, तो 5 इधर और 4 इधर, ठीक है, बीच में 0 है तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है कि इफ 6.5 प्लस 1.5 इक्वल टू, देन आंसर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन 7.0074, तो आपका हो जाएगा 7.004, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिखोगे। उसके बाद थायोसाइक्लिक एसिड इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर, तो थायोसाइक्लिक एसिड जो आपका होता है वो किस चीज में यूज होता है, तो आपके आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, मतलब कि सिट्रिक एसिड जो है वो आयरन में जो ऐड किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ठीक है।
तो ये मेनली इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद आयरन। आयरन को साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बना सके इसलिए हम सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। उसके बाद है आपका गुआइकम। गुआइकम में आपका क्या होगा, यूज होगा किसके लिए, लिमिट टेस्ट फॉर, किसके लिमिट टेस्ट के लिए, तो आपके आयरन के लिमिट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में आपका है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक द गैस विच इम्पार्ट्स ब्राउन स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो ये आपका क्या हो गया, आर्सेनिक एसिड, ठीक है, ये सी हो गया। द सिट्रिक एसिड इज यूज इन आयरन लिमिट टेस्ट। आयरन लिमिट टेस्ट में जो सिट्रिक एसिड, तो आपने अभी ऊपर पढ़ा था क्या करने के लिए, तो टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू कॉपर, ठीक है। उसके बाद आपका 16 है, द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद, इसमें हो जाएगा आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इज डन यूजिंग, लिमिट टेस्ट जो मतलब कंप्लीट होगा लेड का, वो किसको यूज करके होगा, तो वो आपका डायथायोजोन को यूज करके होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 18 का है, 18 का क्या है, द रिएजेंट यूज्ड फॉर आयरन लिमिट टेस्ट, मतलब जो रिएजेंट आपके यूज होंगे किसके लिए, आयरन लिमिट टेस्ट के लिए, वो आपके कौन से हैं, AgNO। आप कहता है विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ हैवी मेटल, कौन सा जो आपका है वो हैवी मेटल का टाइप नहीं है, तो मेनली जो आपका इसका आंसर होगा वो सी होगा, आयरन जो है वो हैवी मेटल का टाइप नहीं है। तो ये तो हो गया आपका MCQ, मतलब फर्स्ट चैप्टर से आपके इतने MCQ बने। इनकेस अगर MCQ पूछता है तो आप यहाँ से चैप्टर वाइज अगर पढ़ के जाओगे तो मे बी इससे मैच कर जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, मतलब कि अगर हम जाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका चैप्टर 1 का, डिस्कस एनी 4 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। देखो इम्प्योरिटी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को, ठीक है। क्लासेस जिनको डिटेल में पढ़ना हो वो जाके मतलब कि पीछे का क्लासेस शुरू से जाके प्लेलिस्ट खोल के वो चेक कर ले, ठीक है। तो इसमें आपका होगा कि मतलब मेनली इसने बोला होते तो बहुत है, बस मेनली आप 4 पे को डिस्कस कर दो। सबसे पहले आपका है रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल का क्या हो गया कि जैसे कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल्स, मतलब कि जो आप स्टार्टिंग मटेरियल खरीदते हो मार्केट से, रॉ मटेरियल जिसको आप कच्चा मटेरियल कहते हो, उसी को कहते हैं रॉ मटेरियल। और उसी कच्चे मटेरियल से या रॉ मटेरियल से जो आपके इम्प्योरिटीज आते हैं, अशुद्धता आती है किसी चीज़ में, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल से आया हुआ इम्प्योरिटी, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब आप कोई चीज़ को बना रहे होते हो, किसी प्रोडक्ट को आप बना रहे होते हो, ठीक है, तो उसके मतलब कि जो उसमें होने वाली इनकम्प्लीट रिएक्शन हो गया या साइड रिएक्शन हो गया या कंटामिनेंट्स फ्रॉम सॉल्वेंट, मतलब जैसे वाटर वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, वाटर वगैरह कंटामिनेटेड है ना, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर मतलब कि ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इम्प्योरिटी आता है, ठीक है। उसके बाद आपका है केमिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। कहता है द ड्रग सब्सटेंसेस कैन डिग्रेड ओवर टाइम ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, फॉर्मिंग डिग्रेडेशन प्रोडक्ट विच आर इम्प्योरिटीज, ठीक है। कहता है कि देखो ड्रग जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी डिग्रेड होते हैं। मान लीजिए मॉइस्चर गेन कर गया, या फिर नमी क्या कहते हैं हीट के कांटेक्ट में आ गया, या फिर लाइट। अभी तक मैंने जितने भी ड्रग, लगभग आपको सबको लाइट से दूर रखना है। इनकेस अगर कोई ड्रग लाइट के कांटेक्ट में आता है या इस कंडीशन में आता है, तो उसके वजह से क्या होता है, आपका डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। डिग्रेडेशन होगा तो आपका प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आया स्टोरेज कंडीशन। सबसे पहले स्टोरेज कंडीशन, अगर कोई ड्रग की आपको प्योर फॉर्म में रखना है तो उसके लिए स्टोरेज कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कैसे, तो उसके लिए प्रॉपर एक टेम्परेचर होता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है उसको रखने के लिए। अगर आप उस इन्वायरमेंट या उस टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर करके नहीं रखते तो उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी और आपका ड्रग भी इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्टोरेज सच एज एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट कैन एक्सेलरेट डिग्रेडेशन एंड इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटीज। मैंने यही बताया कि अगर मतलब हाई टेम्परेचर पे बेसिकली इसको रखते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी उसमें आएगी, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपका डिफाइन विद एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करने बोला है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर जो आपका होता है वो डिजिट्स होते हैं इन अ नंबर, ठीक, दैट आर कंसिडर्ड रिलायबल एंड कन्वे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। मेनली ये मेजरमेंट के लिए एक डिजिट वाला कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कहता है कि दे इंक्लूड ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स एंड ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है।
इसमें 3 है आपके, कहता है कि इंक्लूड ऑल नोन, जितने भी आपके नॉन जीरो मतलब कि जीरो नहीं होंगे उन सारे डिजिट्स को ले लेगा। फिर आपका कहता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो, मान लो कि अगर 0 4 0 4 तो इसको भी इंक्लूड करेगा। एंड ट्रेलिंग जीरोज इन नंबर, ठीक है, विद डेसिमल, मान लो इस तरीके से आपका हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिया यहाँ पे द नंबर 4.5, ठीक है, 4.5 के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या 4 और 5 दोनों, क्योंकि इसके बीच में 0 नहीं है। फिर आपका एग्जांपल नंबर 2 आया, द नंबर 10.05 हैज 10.05 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास आपके 4 कि 1 और 5 के बीच में आपका 2 0 आया, इसलिए इसके पास चारों जीरो के साथ कैलकुलेट होगा और ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे, 4। उसके बाद एग्जाम्पल 3 में आपका आया द नंबर 120, तो 120 के पास जो है आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, अनलेस डेसिमल पॉइंट इज एडेड, अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐड हो जाएगा तो मतलब कि 3 हो जाएंगे, अदरवाइज ये 2 है, ठीक है, 1 और 2, ठीक। उसके बाद ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा है आपका राइट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट जो सल्फेट का है वो बेसिकली आपका रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयंस एंड बेरियम क्लोराइड का होता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, जो कि आपका इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा किसका, बेरियम सल्फेट का, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इज कंपेयर विद द टर्बिडिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के टर्बिडिटी से मैच कर लेंगे टेस्ट का टर्बिडिटी, ठीक है। जो रिएक्शन बनेगा आपका SO4 वो आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, बेरियम क्लोराइड आपका एक्वस फॉर्म में, HCl और BS के प्रेजेंस में होगा तो BSO4 बनाएगा और क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ये BSO4 इसलिए है सॉलिड का फॉर्म में क्योंकि इसमें जो है वो क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है, और क्रिस्टल हमेशा प्रेसिपिटेट बनाएगा और प्रेसिपिटेट हमेशा क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपका SO2 आ गया जो कि एक्वस फॉर्म बेरियम क्लोराइड आ गया, सेम रिएक्शन आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, ठीक है, अब आपको इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि आपका 0.168 है तो लीडिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि जो शुरू का जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो उसको आप नहीं गिनोगे। द नॉन जीरो डिजिट्स 168, मतलब ये तीनों आपके सिग्निफिकेंट नंबर है, तो कुल मिला के टोटल इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका है 2.004 है, तो कहता है द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स 2 and 444 and 8 आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आपके जितने भी हैं वो सभी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे जो ये 0 है वो ऐड होंगे, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है आपका 0 0 0 0 2 3 2 3 0 0, ठीक है। कहता है लीडिंग जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तीनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। द ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द लास्ट नॉन डिजिट्स सिग्निफिकेंट, द डिजिट 2 3 2 3 0 0 आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 4 6, ये 6 जो है आपका 6 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आपका क्या है, फोर्थ में आपका है 201 और 050, तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। 0 बिटवीन मतलब अगर मान लो 2 के बीच में 221 के बीच में 0 है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। द ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, मान लो डेसिमल के बाद भी जो भी 0 होगा वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो टोटल इसमें 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो टोटली आंसर क्या निकला कि पहले वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 6 और चौथे वाले में भी 6, ठीक है। उसके बाद है आपका पांचवा में कहता है कि क्लोराइड प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट, ठीक है। क्लोराइड लिमिट टेस्ट में के बारे में ये पूछा जा रहा है, तो क्लोराइड लिमिट टेस्ट में क्या होगा कि द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस एंड सिल्वर नाइट्रेट, जैसे वो मतलब सल्फेट का था बेरियम सल्फेट पे, वैसे ही ये आपका है क्लोराइड आयंस और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, तो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, जो कि क्लोराइड का प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द टेस्ट सोल्यूशन इज कंपेयर विद द प्रोड्यूस इन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, टर्बिडिटी जो टेस्ट में कम प्रोड्यूस होगा उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे।
उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिवेंट्स प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर सोल्यूबल सिल्वर सॉल्ट्स, ठीक है। जो आपका नाइट्रिक एसिड का प्रेजेंस होगा वो बचाएगा किससे, प्रेसिपिटेशन का, किसके लिए, तो अदर सोल्यूबल जितने भी एसिड सोल्यूबल सिल्वर सॉल्ट्स हैं उनसे, ठीक है। इसमें जो रिएक्शन बनेगा वो आपका क्लोरीन एक्वस्फीयर में रहेगा AgNO3, उसके बाद आपका HNO3 के प्रेजेंस में बनेगा ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, AgCl जो कि आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा, NO3 आपका नाइट्रेट होगा, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, व्हाट इज द रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन आयरन लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका किसका है, लिमिट टेस्ट आयरन का। तो आयरन का लिमिट टेस्ट है, प्लस में पूछ रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड का लिमिट टेस्ट में क्या रोल है ना। कहते कि द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर आयरन फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसका, तो फेरस आयरन का, किसके साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, किसमें, तो एमोनियकल मीडियम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन द रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड पूछा है, तो रिडक्शन का काम करेगा और कॉम्प्लेक्सेशन का काम करेगा। इट रिड्यूसेस एनी फेरिक आयरन Fe3 को Fe2 में रिड्यूस कर देगा। दूसरा इसका है कि कॉम्प्लेक्सेशन, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूबल पेल पिंक डीप रेडिश पर्पल कॉम्प्लेक्स विद फेरस आयरन कॉल्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। कहता कि ये कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है, मतलब पिंक से लेके रेडिश पर्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि किसका होगा, फेरस आयन का होगा, जिसको आप फेरस थायोग्लाइकोलेट बोलोगे, ठीक। उसके बाद इसमें रिएक्शन जो है उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, Fe2 हो गया आपका, उसके बाद 2CH3 2 SHCOOH, उसके बाद अमोनिया के साथ इसको प्रेजेंट का रिएक्ट करवाए तो FeCH2CSOO2, और यहाँ पे आपका रिएक्शन जो बना वो आपका OH, तो ये कुल मिला के क्या बनाएगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। उसके बाद है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन एंड एनलिस्ट वेरियस ऑफिशियल लिमिट टेस्ट, ठीक है। बोल रहा है कि जितने भी आपके लिमिट टेस्ट हैं उन सभी को डिफाइन करने के लिए और बताने के लिए, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट मेनली जो आपके होते हैं वो सेमी क्वांटिटेटिव और टेस्ट होते हैं एज पर IP फार्माकोपिया, जो कि मेनली आपका आइडेंटिफाई या कंट्रोल करता है इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। स्मॉल से स्मॉल इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा या कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट की बात करें कि कौन कौन से लिमिट टेस्ट होते हैं, तो लिमिट टेस्ट आपके क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और हैवी मेटल्स के लिए मेनली होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन, हाँ एक आपका लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक का, ठीक है। और आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है इन लिस्ट द वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, मतलब कह रहा है कि आपको जितने भी मतलब कि इम्प्योरिटीज हैं सभी को पता, मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, केमिकल इंस्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, ये आपने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, पीछे कोई क्वेश्चन में। उसके बाद एक्सिपियंस एंड पैकेजिंग, एक्सिपियंस में क्या आ गया कि इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस बाय इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर्मुलेशन, मतलब जो आप चीज़ें यूज करते हो उससे जो इम्प्योरिटीज आता है उसको हम एक्सिपियंस से आए हुए इम्प्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल, आप सभी को पता है कि पैकेजिंग में मतलब लीचिंग या फिर मतलब सब्सटेंस फ्रॉम कंटेनर इनटू प्रोडक्ट, मतलब मान लो कि इधर उधर मिल जाना आपस में पैकेजिंग के टाइम पे, तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज आती है, ठीक है। तो ये सारे सोर्स हो गए इम्प्योरिटी के। क्वेश्चन में नंबर 9 में आपका है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन को डिफाइन करने के लिए और एरर क्या होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपका क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया मेजर ऑफ करेक्टनेस, कितना करेक्टनेस है किसी मेजरमेंट में, ठीक है। प्रिसीजन हो गया मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ठीक है। प्रिसीजन हुआ कि मतलब कि बार बार कोई चीज़ करने के बाद भी अगर सेम रिजल्ट आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है। एरर होता है कि जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, मतलब कि किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मतलब मान लो कि ट्रू वैल्यू और तुम्हारा जो वैल्यू है उसके बीच के, अब मान लो कि ट्रू वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, और आपका मेजर्ड वैल्यू जो आएगा आ रहा है वो 0.9 आ रहा है, ठीक है। तो आप जो 0.9 और 1 के बीच में जो वो 0.1 का डिफरेंस है उसको हम एरर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद एरर जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं, सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमिक मतलब कुल मिला के आप डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट एरर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कंसिस्टेंट एरर दैट अकर द सेम वे ईच टाइम एंड कैन बी आइडेंटिफाई एंड करेक्टेड। तो सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और सही भी कर सकते हो, ठीक है।
जैसे एग्जांपल फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, पर्सनल बायस, मेथड एरर, ठीक है, ये सभी आपके आएंगे सिस्टमेटिक में, ठीक है। और ये जितने भी एरर है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते हो, आप क्या कहते हैं इक्विपमेंट को सही से कैलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा आपका रैंडम एरर और इंटरमीडिएट, कहता है कि एरर्स दैट वेरी रैंडमली फ्रॉम वन मेजरमेंट टू नेक्स्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल दे अफेक्ट प्रिसीजन। कहता है कि एरर जो रैंडमली आ जाता है मेजरमेंट से, तो वो क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसका आप पता नहीं लगा सकते, और जब पता नहीं लगा सकते हो तो वो आपके प्रिसीजन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर और पावर सप्लाई, वेरिएशन इन रीडिंग आई स्केल, मतलब कि बार बार अगर पावर अप डाउन, मान लो कि कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं उसके टाइम पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएट होना, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस टाइप का एक एरर हो गया। दूसरा आपका हो गया वेरिएशन इन रीडिंग स्केल, आप जो मतलब पढ़ रहे हो कितना रीडिंग आया है उस चीज़ को जब आप देखोगे अगर उसमें अप डाउन हुआ तो उसके वजह से भी वो पर्सनल एरर आएगा और उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप इंडिटरमिनेट एरर को ठीक नहीं कर पाओगे। उसके बाद है आपका क्रॉस एरर, तो कहता है कि लार्ज ओकेजनल एरर्स यूजुअली कॉज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक्स, ये जो आपके होते हैं वो ह्यूमन मिस्टेक्स के वजह से होता है, जैसे कि मिस रीडिंग ऑफ वॉल्यूम, या क्या कहते हैं आपका कैलकुलेशन एरर, मतलब सही से पढ़ नहीं, सही से रीड नहीं कर पाए तो भी आपका वैल्यू आया, या फिर क्या कहते हैं जो मतलब कि कैलकुलेशन एरर, मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपका लिमिट टेस्ट पर नोट है आर्सेनिक का, आर्सेनिक में यही है कि आर्सेनिक जो होता है वो आपका रिडक्शन ऑफ आर्सेनिक कंपाउंड्स टू आर्सिन गैस, आर्सेनिक कंपाउंड को हम आर्सिन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच देन रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, जब उसको हम मर्क्यूरी पेपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिसमें वो येलो कलर का स्टेन बनाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की में बात करें तो इसका भी हम इंटेंसिटी ऑफ येलो स्टेन जो है वो स्टैंडर्ड स्टेन के साथ कंपेयर करें कि स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इसका स्टेन कितना ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। उसके बाद आपका है द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गर्जिट एपरेटस, ये जो रिएक्शन होगा आर्सेनिक का वो गर्जिट एपरेटस में होगा, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आर्सेनिक इन द सैंपल इज रिड्यूस टू आर्सेनियस एसिड by stannous chloride when reduced to arsine gas using nascent hydrogen मतलब कि जनरेटेड बाय जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा AS2O3 6Z जिंक 12HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका बन जाएगा 2SH3 जिंक क्लोराइड और वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से कहता है डिटेक्शन आर्सिन गैस रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, आर्सिन गैस को आप मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक है, इसकी वजह से आपका येलो स्टेन प्रोड्यूस होगा। कहता है कि आईपी रिक्वायरमेंट, द स्टेन प्रोड्यूस बाय द टेस्ट सोल्यूशन मस्ट बी नॉट बी डीपर देन द प्रोड्यूस बाय द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो जो इसका स्टेन आएगा वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द वोलार मेथड टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये इसमें आपका हो जाएगा फेरिक एलम, द पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर 6.8 से 8.4 का, तो फिनोल रेड। के बाद विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो आपका हो जाएगा टोल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड, तो ये आपका फ्लोरीमेट्री हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी एसिड बाय आपका कॉम्प्लेक्स, कहाँ के, हाँ कॉम्प्लेक्सो मैट्रिक टाइट्रेशन से हो जाएगा। उसके बाद 7 की बात करें, व्हाट इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर सोडियम कार्बन टाइट्रेशन, तो इसके लिए आपको मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड परफॉर्म्ड बाय, तो आपका इसमें आ जाएगा रिडॉक्स टाइट्रेशन। उसके बाद वीकली एसिड बेसिक ड्रग्स आर एसिड बाय, तो ये इसमें आपका आ जाएगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपका इंडिकेटर्स यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आर चिलेटिंग एजेंट, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें होगा कि लोअर स्टेबिलिटी देन ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आपका 11 नंबर का जो है उसमें विच इंडिकेटर इज नॉट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कौन सा एक इंडिकेटर है जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, तो डाइफिनाइलामाइन होगा, ठीक है। कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन एट पीएच 11.7 क्या होगा, तो पिंक होगा। ब्रोंसन लोरी बेस इज, ब्रोंसन लोरी बेस में जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ाया था कि जो ये है वो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद 14 है आपका
मिथाइल ऑरेंज हैज पीएच ऑफ, मिथाइल ऑरेंज के पास कितना पीएच होता है, तो 3.1 से लेके 4.5। परमानेंट रेड कलर इन वोलार मेथड इज ड्यू टू फेरिक थायोसाइनेट, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये नोन होता है हमेशा। उसके बाद आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट आपका क्या होता है, तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट आपका मोर बेसिक दे होगा वाटर से, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एप्रोप्टिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो ये ईथर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 का आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस एसिडिमेट्री एसिड, तो इसमें आपका परक्लोरिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद आपका कहता है कि एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये पूछ रहा है, तो एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन केमिकल स्पेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा आपस में, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि एक्सप्लेनेशन, तो इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द स्पेसिस दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइज, मतलब मेनली जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड द स्पेसिस दैट गेन इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस, ठीक है। तो जो एक गेन करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो आपका ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एटम इन्वॉल्व, ठीक है। एग्जांपल में ले लो आप, जैसे रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड कॉपर आयंस इन अ सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट ले लिया हमने, सॉरी जिंक ले लिया हमने, कॉपर ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना है आपका, जिंक और कॉपर, ठीक है। इसी तरीके से आपका इसका रिएक्शन हो गया। तो इसमें से जो मेनली आपका रिमूव हुआ वो जो इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी थी वो आपका रिमूव हुआ, ठीक है। हियर जिंक इज ऑक्सीडाइज लूजेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, और आपका कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। उसके बाद आपका राइट इन डिटेल विद एग्जांपल अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पूछा गया, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी into protic and aprotic categories which are further subdivided। एक्सप्लेनेशन में इसका क्या हो जाएगा, प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे, these solvents can donate proton, they are further classified, मतलब कि जो है ये प्रोटोन को डोनेट करेंगे, ठीक है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एम्पी प्रोटिक और एसिडिक, ठीक है। एम्पी प्रोटिक में आपका कैन बोथ डोनेट एक्सेप्ट प्रोटोन, दोनों ही डोनेट और एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोटोन को। एसिडिक मतलब प्रोटोजेनिक में आपका है कैन डोनेट प्रोटोन बट नॉट एक्सेप्ट, ये डोनेट कर सकता है बट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बेसिक, जिसको आप प्रोटोफिलिक कहते हैं, कि कैन एक्सेप्ट प्रोटोन बट मतलब कि डोनेट नहीं कर सकता। एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका क्या कि दीज सॉल्वेंट्स कैन नॉट डोनेट प्रोटोन, दे आर क्लासिफाइड, ये प्रोटोन को डोनेट नहीं करेंगे। इसके दो टाइप्स हैं आपके, पोलर एप्रोटिक और नॉन पोलर एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक जो होंगे हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड पोलरिटी बट नो एसिडिक प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि इसके पास हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होंगे पर पोलरिटी जो मतलब कि एसिडिक प्रोटॉन्स होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल DMSO, एसीटोन और एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलर एप्रोटिक की बात करें तो हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था वो लो होता है, एंड आर नॉन पोलर, ये जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, ये पोलर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बेंजीन और हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा का क्वेश्चन है कि एसिड बेस टाइट्रेशन एंड राइट टाइप ऑफ टाइट्रेशन यूज्ड इन एसिड बेस विद एग्जांपल। तो एसिड बेस टाइट्रेशन जो होता है वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है मेथड, जो कि डिटरमाइन करता है, पता करता है कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस, मतलब कि कितना अननोन और एसिड या अननोन बेस प्रेजेंट है। बाय कैसे, तो बाय न्यूट्रलाइजिंग इट विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन बेस और एसिड। ये कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो न्यूट्रलाइज करेगा किसको साथ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऑफ किसी भी, मतलब नॉन कंसंट्रेशन होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, तो उसमें एसिड भी का सॉल्यूशन ले लो या फिर बेस का सॉल्यूशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें हम इसकी, तो द रिएक्शन इज मेंशन्ड यूजिंग अ पीएच इंडिकेटर और पीएच मीटर टू आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो कहता है कि रिएक्शन जो इसका मॉनिटर होगा वो होगा पीएच को इंडिकेट करके, ठीक है। कैसे, तो पीएच इंडिकेटर और आप पीएच मीटर, चाहे आप पीएच का इंडिकेटर ले लो या मीटर ले लो, ये क्या करेगा, आपको आइडेंटिफाई करेगा क्या, एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। के बाद द प्राइमरी टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज यूज्ड न्यूट्रलाइजेशन
टाइट्रेशन, ठीक है। तो प्राइमरी टाइप ऑफ टाइट्रेशन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में यूज होता है। एग्जांपल जैसे कि टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। रिएक्शन बनेगा आपका HCl NaOH, ठीक है। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो ये बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और ये आपका वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का बेसिक एनालिसिस क्या, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस by reacting with a precisely measured volume of a solution with known concentration, ठीक है। कहता है कि द बेसिक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपका है कि ये क्या करता है, आपको पता करता है कि इसको कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को जो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेजर्ड वैल्यू सॉल्यूशन, ठीक है, इसके साथ आपको रिएक्ट करेगा, उसको ये क्या करता है, डिटरमाइन पता करता है, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में अगर आप ले लो कि द रिएक्शन मस्ट बी स्टोइचियोमेट्रिक एंड फास्ट, मतलब फास्ट होना चाहिए, एंड इंडिकेटर इज यूज सिग्नल द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि एंड पॉइंट इसका जो वो इंडिकेट करेगा विच इज अज्यूम टू बी सेम एज द थ्योरेटिकल इक्विवेलेंस पॉइंट, जो कि आपका अज्यूम किया जाएगा किसके, जितना आपका थ्योरेटिकल इक्विवेलेंस पॉइंट होगा उसी के बराबर। द वैल्यूम ऑफ दैट टाइट्रेंट यूज इज के मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट ब्रीफ नोट ऑन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड देयर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में पूछ रहा है कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स के फॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग टाइट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आपके इसमें जो जो हैं वो आप पढ़ लो कि द प्रेसिपिटेट मस्ट बी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मस्ट बी रैपिड, मतलब कि इसका जो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है वो रैपिड होना चाहिए, सूटेबल इंडिकेटर आप यूज कर सको, और प्रेसिपिटेट शुड नॉट एब्जॉर्ब द इंडिकेटर और आयंस स्ट्रांगली, ये प्रेसिपिटेट जो बनेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब है आपका राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन के कितने टाइप्स हैं, तो इसके आपके परमैग्नोमेट्री जिसमें आपका पोटेशियम परमैंगनेट यूज होगा, डाइक्रोमेट्री जिसमें आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होगा, आइडोमेट्री या आइडियोमेट्री जिसमें आपका आयोडीन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद सेरीमेट्री जिसमें आपका सेरिक सॉल्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो यही हो गया आपके रिडॉक्स टाइट्रेशन के टाइप्स, ठीक है। उसके बाद आपका राइट द न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स और स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपका होगा कि द कर्व स्टार्ट एट लो pH एसिडिक, ग्रेजुअली इंक्रीज देन एग्जिबिट वेरी स्टीप स्लोप अराउंड pH 7, द कर्व एंड्स एट हाई बेसिक, the steep portion of the curve allows for the use of wide range of indicators such as methyl orange, आप इसमें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल डेर और फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट के लिए यूज कर सकते हो। और न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, ठीक है। टाइट्रेशन प्लॉट्स pH ऑफ द सॉल्यूशन, किसके अगेंस्ट होता है, तो pH के को पता करके आप पता कर सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो भी आपके ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड होता है बेस्ड ऑन आइसोलेशन एंड वेइंग ऑफ प्योर सॉलिड कंपाउंड नोन, ठीक है। मतलब कि ये मेनली जो आपका होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड होता है और बेस्ड होता है आइसोलेशन और वेइंग पे, ठीक है। तो इसका जो स्टेप होता है वो सबसे पहले स्टेप है आपका इसका प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिपेयर कर लोगे सॉल्यूशन को, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद क्या करोगे कि आपका जो ये प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट बनने के बाद क्या होगा कि प्रेसिपिटेट बनेगा, उसके बाद आपका क्या होगा कि एन एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेट एजिन इज एडेड टू फॉर्म अ हाईली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट। जब आपका प्रेसिपिटेट बन गया तो उसके बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन में क्या होगा, द प्रेसिपिटेट इज हीटेड इन द मदर लिक्विड टू इम्प्रूव प्योरिटी एंड पार्टिकल साइज। उसके बाद इसको मदर लिक्विड के साथ आप क्या करोगे, हीट कर लोगे ताकि उसकी प्योरिटी और पार्टिकल साइज अच्छे हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे, मतलब सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेपरेट आउट करने के बाद वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद वे कर लेंगे, वे करने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे। यही आपका प्रोसेस है इसका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका राइट एग्जॉस्टिव नोट्स ऑन टाइप ऑफ मेथड इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ब्रीफ, वोलार मेथड, फजान मेथड एंड मोहर्स मेथड, ठीक है।
तो मेनली इसने सारे मेथड के बारे में पूछा है कि मोहर्स मेथड क्या होते हैं, वोलार मेथड क्या होते हैं, या फजान्स मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो जो आपके मोहर्स मेथड होते हैं वो यूज होते हैं टाइट्रेटिंग हेलाइड्स विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। कैसे? तो यूज करके किसको? पोटासियम क्रोमेट को एज अ इंडिकेटर। उसके बाद एट द एंड पॉइंट आर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट फॉर्म्स, ठीक है। ये हो गया मोहर्स मेथड में। पोलार मेथड में क्या है आपका कि एन indirect method for halides or other ions, an excess of standard AgNO3 silver nitrate is added and remaining Ag is back titrated with standard potassium, ठीक है, thiocyanate। तो using ferric ammonium sulfate as an indicator, रेड कलर जो होगा इसमें ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद फजान मेथड की बात करें तो फजान मेथड में जो होता है वो यूज होता है एडजॉर्प्शन के लिए, जो कि इंडिकेट करता है क्या, सॉरी, इसमें इंडिकेटर आपका यूज होगा फ्लोरोसिन, ठीक है। उसके बाद द इंडिकेटर इज एब्जॉर्ब ऑन टू द सरफेस। उसके बाद इंडिकेटर क्या होगा, आपके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा ऑफ द प्रेसिपिटेट एट द इक्विवेलेंस पॉइंट कॉजिंग कलर चेंज। इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा तो आपका कलर चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है मेंशन एनी 4 एसिड बेस टाइट्रेशन इन एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। कहता है कि कोई आप एसिड बेस टाइट्रेशन को इसमें मेंशन करो। जैसे कि 4 कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं आपके, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड या ब्रोमो थाइमोल ब्लू, ठीक है। तो अब हम जैसे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के बारे में ले लिया कि कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है। पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का होगा। इसका पीएच होगा 8.2 से लेकर 10 तक होगा। मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़े तो रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, पीएच रेंज इसका 3.1 से लेकर 4.4। मिथाइल रेड की बात करें तो रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, पीएच रेंज 4.4 से लेकर 6.2। ब्रोमोथाइमोल ब्लू की बात करें तो येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन, ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, पीएच रेंज होगा इसका 6.0 से लेके 7.6, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 की बात करें हम तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिमेटेनिक्स। कौन सा हिमेटेनिक्स नहीं है? तो विटामिन सी आपका हिमेटेनिक्स नहीं। डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी इन हिमेटेनिक्स कैन कॉज तो ऑल ऑफ दिस, एनीमिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन सभी हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्रीन विट्रोल इज सिंबल ऑफ किसका हो जाएगा? तो फेरस सल्फेट का हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन इन स्टोरेज प्रोटीन, तो इसमें आपका हो जाएगा फेरिटिन, ठीक है। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हिमेटेनिक्स एजेंट एक्सेप्ट, सभी कौन सा हिमेटेनिक का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हिमेटेनिक्स यूज फॉर किसके लिए यूज होगा? तो इंक्रीज HB हीमोग्लोबिन इन ब्लड। उसके बाद गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्बल एंटीएसिड, ठीक। तो आप एग्जाम्पल इसका दोगे तो इसमें आ जाएगा आपका क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ। विच वन इज फॉर प्रोटेक्टिव इन GIT, तो इसमें आपका आ जाएगा बिस्मथ सब कार्बोनेट। उसके बाद हाइपरक्लोरहाइड्रिया इज ट्रीटेड विद किसके साथ ट्रीट होगा? तो एंटासिड के साथ। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज फॉर किसके लिए यूज होगा? तो कैथार्टिक्स के लिए यूज होगा। What should be ideal property for an anti-acid preparation? तो all of these जितने भी होंगे सभी, ठीक है। The topical agent that exert their action by covering the skin or mucous membrane and prevent inflammation on the site of application, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका the compound that bring about protein precipitation are called as astringent, ठीक है। astringent में क्या होता है? प्रोटीन प्रेसिपिटेशन होता है। 15 का है आपका गिवन रिएक्शन Ag2HNO3 AgNO3NO2H2O, गिवन रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 आया मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटासियम परमैंगनेट तो KMnO4, ठीक है। ये आपका हो गया फिर से वही बात कि किसका प्रिपरेशन है, तो ये आपका किसका प्रिपरेशन है? ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक। उसके बाद आया आपका द एजेंट विच रिड्यूसेस हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ फॉर हीट एंड कोल्ड, तो वो आपका हो जाएगा क्या? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, ठीक है। जहाँ भी हीट एंड कोल्ड की बात आए तो डिसेंसिटाइजिंग ही होगा, ठीक है। रोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, तो ऑल ऑफ दिस सारे ही रोल हैं, ठीक है। इसका आपका है कि 2HF फिर से रिएक्शन है कि किसका प्रिपरेशन है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपका क्या बना है? Na+F, तो सोडियम हो गया, और F फ्लोराइड के लिए तो किसके लिए है? तो सोडियम फ्लोराइड के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, कौन कौन से आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं? तो सभी आपके हैं, ठीक है।
उसके बाद 22 का है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो इसमें आपका आ जाएगा CaClO, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड इज वाटर इनसॉल्युबल इन नेचर, ठीक है। ये मतलब कि पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एंटासिड होता है जो वाटर सॉल्युबल का नेचर का होता है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ एन एसिड इज एक्सप्रेस्ड इन MEQ, ठीक है। which compound produce if LOH3 gel react with gastric HCl, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका LAlCl3, ठीक है। उसके बाद है आपका 26 का है आपका एवरी एंटासिड मस्ट हैव अ टोटल न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी एटलीस्ट, हाँ ये रहा आपका 5 MEQ ऑफ HCl पर डोजेज यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपका इसका है 27 का विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड एब्जॉर्ब CO फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कौन सा करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट करता है, ठीक है। का ऑप्शन जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक एंटासिड पूछ रहा है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। 29 का आपका पूछ रहा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन इज प्रिफर्ड फॉर एंटासिड प्रिपरेशन नॉट अ सिंगल वन, व्हाई। आपका एग्जांपल जो इसका जो आंसर होगा वो टू ओवरकम बोथ लैक्सेटिव एंड कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट, ठीक है। दोनों को ही क्या करता है, ओवरकम करता है। उसके बाद 30 का आपका है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड का क्या होगा, H3BO3, ठीक है। के बाद आप क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो गिव द एटलीस्ट 3 एग्जांपल ऑफ हिमेटेनिक्स, हिमेटेनिक्स के 3 एग्जांपल पूछ रहे हैं। तो इसके बाद जाएंगे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमोरेट और आयरन डेक्स्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ट्रीटमेंट फॉर किसके लिए, आयरन डेफिशिएंसी के लिए आप इनको ट्रीट यूज करोगे। कॉमन एग्जांपल इसके हो गए फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमोरेट, ग्लूकोनेट और डेक्स्ट्रॉन इंजेक्शन, ठीक। एक आपका होगा साइनोकोबालामिन, ठीक है। राइट अ शॉर्ट ऑन नोट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, एंटासिड के कॉम्बिनेशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कहता है कि कॉम्बिनेशन एंटासिड कंटेन मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट टू प्रोवाइड रैपिड ऑनसेट सस्टेन रिलीफ। कहता है कि ये जो है बहुत सारे ड्रग्स को कंबाइन करके बनाया जाता है ताकि ये फास्टली अपना रिएक्शन को कर सके, बहुत फास्ट वर्क कर सके, ठीक है। इसके लिए पर्पस क्या होता है, तो वही होता है एम्स टू अचीव रैपिड ऑनसेट, जल्दी काम कर सके आपके बॉडी पे, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन एंटासिड का ग्रेविस्कॉन और मेलॉक्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द ब्रांड नेम्स ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के ब्रांड नेम के बारे में पूछ रहा, तो फियोसोल, क्लोफी, फेरइनसोल और फेरोसोल, ठीक है। ये सारे हो गए। फिर पूछता है व्हाट आर द ब्रांड नेम्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो एम्फोजेल, एलुकैप, डाइलूम, ये सारे इसके ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है। डिस्क्राइब अबाउट डेंटल प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बात है डेंटल प्रोडक्ट है, मतलब कि जो भी आपके टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उनके लिए आपके डेंटल प्रोडक्ट यूज होते हैं, मतलब दांतों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सभी के लिए। जैसे कि आप ओरल हाइजीन के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं, माउथ वॉश, डेंटल फ्लॉस या फिर टूथ ब्रश, ठीक है। फिर आपका थेराप्यूटिक एजेंट जैसे कि फ्लोराइड प्रिपरेशन हो गया, कैरीज एंड जो डेंटल कैरीज होते हैं, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट हो गया, सेंसिटिविटी जो आपके टीथ में होता है, और रिस्टोरेटिव मटेरियल जैसे फिलिंग या करो जिसका दांत मतलब कि खाली हो गया, खा गया हो, तो उस तरीके के लिए फिलिंग्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब कि डेंट्योर्स यूज करते हैं, क्राउन्स यूज करते हैं, मतलब नकली टीथ वगैरह जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद डेंट्योर क्लीनर, मतलब जो आपके दांतों को क्लीन करता है, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन टू क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट रिमूवेबल डेंटल एप्लियंसेस, ठीक है। मेनली जो आपके दांतों को क्लीन वगैरह करने के लिए, तो डेंटल प्रोडक्ट इसी के लिए यूज होंगे, ताकि मेनली आपके जितने भी टीथ से रिलेटेड या माउथ से रिलेटेड हाइजीन होंगे उन सभी का ध्यान रखेगा कौन, डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट कहता है कि किस पे, कैल्शियम कार्बोनेट पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कॉमन ओवर द काउंटर एंटासिड और कैल्शियम सप्लीमेंट है, ठीक है। मेनली जो ये होते हैं वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस पाउडर होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बट स्लो एंटासिड, स्लो मतलब काम करेंगे लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट होता है। यूज करोगे तो इसका रिलीव हार्ट बर्न वगैरह, इन डाइजेशन, जैसे कि आपको हार्ट में जलन हो रही है, इन डाइजेशन हो गया, उन सभी चीज में आपका यूज कर सकते। ब्रांड नेम इसका टम्स, रोलेट्स और काल्ट्रेट, ठीक है। साइड इफेक्ट इसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह इसको लेने से हो सकता है।
उसके बाद आपका 7 नंबर का है कि गिव द एग्जांपल ऑफ एंटासिड। एंटासिड का एग्जांपल पूछ रहा है। में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एंटासिड्स आर सब्सटेंस व्हिच यूटिलाइजेस स्टमक एसिड। एग्जांपल में आ गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाइकार्बोनेट। आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस पे? बाइकार्बोनेट पे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सिस्टमिक रैपिड एक्टिंग एंटासिड विद शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है? सिस्टमिक रैपिड एक्टिंग एंटासिड होता है जिसका ड्यूरेशन क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करोगे इसकी, तो ये क्रिस्टलाइन होता है पाउडर। उसके बाद हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। यूज की बात करो तो रिलीव करता है किससे? आपको हॉट बर्न से और इंडाइजेशन से। मैकेनिज्म क्या है? रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साइड इफेक्ट क्या है? तो CO2 can cause bleaching and flatulence. It is a systemic antacid, meaning it is absorbed to the bloodstream and prolonged use can lead to alkalosis, मतलब कि हाई ब्लड pH। ठीक है। एंड सोडियम ओवरलोड हो जाएगा। के बाद है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे नोट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जो होता है आपके GIT से रिलेटेड होते हैं, मतलब स्टमक रिलेटेड आ गया, जैसे क्या कहते हैं, गैस वगैरह हो गया, या फिर क्या कहते हैं एसिड का से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, हार्ट बर्न हो गया, ये सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम का GIT में आता है। ठीक है। तो ये ड्रग्स जो होते हैं वो आपके अफेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। Gastrointestinal agents, these are include by medications such as antacid, laxative, antidiarrheal, digestant and antiemetic. ठीक है। They are used in the treatment of various like acid reflux, constipation, diarrhea and nausea. इन सभी चीज़ों में आपके GIT agents यूज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे नोट बोला है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका वो नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है, मतलब कि डायरेक्ट सिस्टम में जाके ब्लड में जाके सर्कुलेट नहीं होता है। ठीक है। और ये कैथार्टिक मतलब कि लेक्सेटिव नेचर का होता है। एंटासिड जो ये न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के एसिड को इफेक्टिवली एंड बहुत फास्ट। लेक्सेटिव जो होता है वो यूज होता है आपके वाटर इनटू इंटेस्टाइन इंक्रीजिंग बॉवेल मोटिलिटी। आपके जो बॉवेल्स होते हैं, स्टूल्स जो हैं, उनको मतलब कि इजिली पास आउट कराने में हेल्प करता है आपका। ठीक है। इसके साइड इफेक्ट होंगे आपके कैन कॉज डायरिया, विच इज मतलब कि आपको इससे डायरिया हो सकता है। ठीक है। राइट। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन, शॉर्ट नोट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पे पूछ रहा है शॉर्ट नोट। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्लो एक्टिंग होता है, नॉन सिस्टमिक एसिड होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज एन एमॉर्फस व्हाइट पाउडर दैट इज वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और अवेलेबल एज जेल, ड्रिंक्ड जेल। यूज किस में होगा? सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हार्ट बर्न, एसिड इंडाइजेशन और पेप्टिक अल्सर। मैकेनिज्म क्या है? एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है और सस्टेन्ड इफेक्ट को शो करता है। ठीक। के बाद है आपका राइट नोट ऑन कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन। ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन में जो एंटासिड प्रिपरेशन होता है उस पर तो कहता है कि कॉम्बिनेशन एंटासिड जो होता है स्पीड, ड्यूरेशन एंड एक्शन मिनिमम। देखो किसी चीज़ को हम कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि और भी ज़्यादा एज कम्पेयर टू अकेले वाले इंग्रेडिएंट्स है इसको फास्टली हम रिएक्ट कर सके, फास्टली इनसे वर्क करवा सके। ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप क्या होगा? रेशनल मतलब सिग्नल इंग्रेडिएंट एंटासिड हैव ड्रॉबैक्स, जैसे कि एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सिस्टमिक, मैग्नीशियम कॉजेज डायरिया, एल्यूमिनियम कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। तो मेनली जो आपके हैं कि सिंगल इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे कि आपके सोडियम बाइकार्बोनेट जो तो सिस्टमिक होते हैं। मैग्नीशियम कॉज डायरिया, मैग्नीशियम की वजह से आपको डायरिया हो सकता है, एल्यूमिनियम की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है कॉम्बिनेशन का? तो कॉम्बिनेशन इसलिए लेते हैं ताकि फास्ट एक्टिंग कंपोनेंट हो जाते हैं वो विद स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। इंश्योर रैपिड सस्टेन रिलीफ, जल्दी और सस्टेन रिलीफ देते हैं आपको। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑल्सो हेल्प बैलेंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट को भी बैलेंस करने में आपका हेल्प करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे माइलेंटा कंटेन्स बोथ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद सिमेथिकोन। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब आप सभी को पता है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करेंगे, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को
रोकेंगे या फिर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, ठीक है। तो मेनली उसी पर डिपेंड करता है ये माइक्रोबियल एजेंट। तो इसमें आपके पहले आते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ आएगा, जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एंटी फंगल, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए, जैसे टारगेट फंगाई, फ्लुकोनाजोल आ गया आपका ड्रग, और निस्टेटिन आ गया, ठीक है। एंटीवायरल मतलब वायरस के अगेंस्ट, ये वायरस को टारगेट करेगा, जैसे एसाइक्लोविर और ओसिल्टामिविर, ठीक है। उसके बाद एंटी पैरासिटिक जो आपके होते हैं टारगेट, वो पैरासाइट्स को टारगेट करते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल और क्लोरोक्विन। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बाय हाउ दे वर्क, सच एज इनहिबिटर सेल वॉल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये इसको आप इस बेसिस पे भी बांट सकते हो कि इनका काम क्या है, वो क्या है, ठीक है। कि सेल वॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में, या डीएनए रेप्लिकेशन में। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट पूछ रहा है किस पे, सोडियम बाइकार्बोनेट पे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पे पूछ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन आपका है कि ये रैपिड एक्टिंग एंटासिड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। उसके बाद है यूजेज, इसका प्रोवाइड क्विक रिलीफ आपको देता है। मैकेनिज्म क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ स्टमक में रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है सोडियम क्लोराइड और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साइड इफेक्ट क्या है, तो प्रोडक्शन कैन कॉज ब्लीचिंग एंड फ्लोट, ये पहले भी आपने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है आपका क्लियर लिक्विड होता है, यूज होता है एंटीसेप्टिक एंड ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, स्टोर होता है एयर टाइट कंटेनर और डार्क कंटेनर में, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्लियर होता है, कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, मिसिबल होता है वाटर के साथ, ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग एंड डिकम्पोज इजिली इनटू वाटर, डिकम्पोज होता है वाटर में, ऑक्सीजन में, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट एंड कैटालिस्ट। स्टोर कहाँ करोगे, तो कूल डार्क एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रखोगे, ब्राउन ग्लास बॉटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूजेस की बात करें तो ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी होता है, माइनर कट्स वगैरह या वाउंड्स, घाव वगैरह में, या फिर माउथ वॉश के तरह आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राइट प्रॉपर्टीज स्टोरेज यूजेज ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटासियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये होता है आपका। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें तो डार्क पर्पल होता है, पर्पल कलर का होगा, ब्लैकिश क्रिस्टल भी हो सकता है, मेटेलिक सीन, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है, और पर्पल सॉल्यूशन बनाता है, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्टोर का कहाँ करोगे, तो वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट लाइट से, मॉइस्चर से, ठीक है, कीप अवे फ्रॉम ऑर्गेनिक, इजिली ऑक्सीडाइजेबल, ऑर्गेनिक चीज़ों से आपको इसको दूर करके रखना है। यूजेस की बात करो, यूज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एज एन एक्सटेंडल एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट फॉर वाउंड्स, अल्सर एंड फंगल इन्फेक्शंस। के बाद आपका कि एंटासिड जो आपके वीक मतलब कि बेसिस डेट न्यूट्रलाइज सिस्टम में मेनली जो आपको है वो पूछ रहा है एंटासिड के बारे में। तो एंटासिड जो होता है वो बेसिक नेचर के सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करता है, एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। कहाँ, तो स्टमक में कैसे करते हैं, तो न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो कि आपका स्टमक में प्रोड्यूस होता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिस्टमिक एंटासिड और नो, एक ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और एक ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें कौन है, तो इसके आइडियल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो ये होता है कि ये इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा सस्ता नहीं, और प्रेटेबल होने चाहिए, शुड नॉट बी एब्जॉर्ब सिस्टमिकली एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए, शुड नॉट कॉज एल्कलोसिस नहीं होना चाहिए, शुड नॉट कॉज सेकेंडरी एसिड सेक्रीशन, शुड नॉट इंटरफेयर विद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड, शुड एक्सर्ट रैपिड एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ रेपेटिक अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ हार्टबर्न, इंडाइजेशन एंड एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी मैनेजमेंट किसको, तो गैस्ट्राइटिस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेडिसिनल गैसेस विद एग्जांपल, ठीक है। मेडिसिनल गैसेस के बारे में आपको से पूछा जाएगा कि कौन कौन से मेडिसिनल गैसेस होते हैं, ठीक है। तो मेडिसिनल गैसेस आर क्रूशियल इन हेल्थ केयर फॉर लाइफ, जैसे ऑक्सीजन हो गए आपके, इसका यूज होगा लाइफ सपोर्ट के लिए, आपको पता है कि आप लोग ऑक्सीजन पे ही चलते हो, ठीक है। इस तरीके से हो गया। फिर प्रॉपर्टीज हो गया, कलरलेस होता है, कलरलेस गैस होता है, एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरा गैस है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा आपका
मतलब गैसेस तो बहुत सारे मेनली जो आपके थे ये यही थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एन आइडियल एंटासिड। आइडियल एंटासिड की रिक्वायरमेंट क्या है? तो आइडियल एंटासिड का रिक्वायरमेंट आपका यही है कि नॉन सिस्टमिक, इट शुड कॉज अल्कलोसिस, मतलब इफेक्टिवली और रैपिड होना चाहिए, प्रोलॉन्ग इफेक्ट होना चाहिए, प्लेटेबल एंड इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टमक, मतलब कि नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद शुड नॉट इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन फूड इन अदर मेडिकेशन, इट शुड हैव अ बैलेंसिंग इफेक्ट ऑन बॉवल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई एंटासिड। एंटासिड को क्लासीफाई करने बोल रहा है। तो मेनली जो एंटासिड का क्लासिफिकेशन होता है वो आपका एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जो कि आपका स्लो ऑनसेट होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है। एक होता है आपका कॉम्बिनेशन, मतलब कि दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट केमिकल नेम स्ट्रक्चर एंड, तो ये हो गया किसका आपका ब्रांड नेम्स, ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। केमिकल नेम इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका CaCl2 हो गया। यूजेस इसका डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर हो गया, सीवेज ब्लीचिंग वर्क, घर में सभी ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन इसका पाउडर, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट, इस तरीके से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हम बात करें तो केमिकल नेम इसका हो गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्ट्रक्चर इसका H2O2 का एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट और ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। स्टोरेज हो गया इसका डार्क एयरटाइट कंटेनर, प्रोटेक्ट लाइट से करके रखोगे और हीट से। फॉर्मुलेशन की बात करें तो एक्वा सोल्यूशन टिपिकली 3% फॉर मेडिसिनल यूजेस, जेल्स। ब्रांड नेम की बात करें तो पेरोक्साइड, वेरियस जेनेरिक ब्रांड्स, ठीक है। ये हो गया आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कीप द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछा है प्रिपरेशन, तो प्रिपेयर कैसे करोगे? सिंपली NaCl H2O और NH3CO3 को आपस में मिक्स करके रिएक्ट करवाओगे तो वो बनाएगा NaHO3, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया। यूजेस की बात करो तो एंटासिड फॉर इंडाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कंपोनेंट ऑफ एफर्वेसेंट टैबलेट। हाउस होल्ड में इसको बेकिंग सोडा की तरह यूज कर सकते हो, क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई की तरह से, या फिर डिओड्रेंट स्प्रे वगैरह में यूज है। फायर एक्सटेंशन यूज इन सम ड्राई केमिकल फायर एक्सटेंशन, क्या इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने चैप्टर 3 तक का डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 4 से लेके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।